हमारे सामने संयुक्त राष्ट्र के COP30 सम्मेलन के दस्तावेज हैं, जो ब्राजील के बिलेम शहर में हुआ। हर साल COP की बैठक होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इसे सिर्फ एक और जलवायु सम्मेलन नहीं कहा जा रहा, बल्कि कार्यान्वयन का COP, सच्चाई का COP और यहाँ तक कि जंगल का COP जैसे नाम दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अच्छी मार्केटिंग थी, या बेलेम में वाकई कुछ ऐसा हुआ जो जलवायु कार्रवाई की दिशा बदल सकता है। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार समय का दबाव प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये सम्मेलन 2025 की उस डेडलाइन के ठीक साथ हो रहा है, जब दुनिया के सभी देशों को अपनी नई और ज़्यादा महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाएं, जिन्हें हम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDC 3.0 कहते हैं, वो जमा करनी है। अच्छा। तो अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, अब ठोस योजनाएं दिखानी होंगी। ये एक तरह से कह सकते हैं परीक्षा का साल था। और ये कोई छोटा मोटा आयोजन भी नहीं था। मैंने पढ़ा कि एक ही छत के नीचे 3 बड़ी बैठकें हो रही थीं। UNFCCC का COP30, हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए CMP20 और पेरिस समझौते के लिए CMS7। ये सब सुनकर थोड़ा जटिल लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि ये जलवायु कूटनीति का एक महाकुंभ था। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल अतीत की बात करता है, पेरिस समझौता वर्तमान की प्रतिबद्धताओं की, और UNFCCC जो है वो भविष्य की दिशा तय करता है। तो इन तीनों को एक साथ लाना ये दिखाता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां अतीत के सबक, वर्तमान के एक्शन और भविष्य की योजनाओं को एक साथ जोड़कर देखना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो इस महाकुंभ का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? यहाँ बेलेम पैकेज का जिक्र बार बार आ रहा है। ये सुनने में तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, और ये वाकई बड़ा था। ये मुख्य आउटकम था जिसे 195 देशों ने मिलकर अपनाया। इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात नहीं थी। इसने जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में देखा। मतलब जैसे कि कौन से मुद्दे? अब तक तो हम ज्यादातर कोयला, तेल और गैस कम करने की ही बात सुनते आए हैं। बिल्कुल। इस पैकेज में पहली बार न्याय संगत परिवर्तन यानी जस्ट ट्रांजिशन पर एक ठोस समझौता हुआ। इसका मतलब ये है कि जब हम कोयले की खदानें बंद करेंगे या तेल का इस्तेमाल कम करेंगे, तो उन लाखों मजदूरों और उनके समुदायों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी उसी पर निर्भर है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये समझौता कहता है कि उनकी नई नौकरियों और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं, लोगों की जिंदगी बचाने की भी बात है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और क्या था इस पैकेज में? इसमें लैंगिक समानता पर भी जोर दिया गया। रिसर्च दिखाती है कि बाढ़, सूखा या तूफान जैसी आपदाओं का सबसे बुरा असर महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। तो जलवायु योजनाओं में उनकी ज़रूरतों और उनकी भूमिका को शामिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा अनुकूलन के लिए वित्त, यानी जो देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झेल रहे हैं, उन्हें मदद देने के लिए पैसा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी। मतलब इस पैकेज में उन्होंने सिर्फ एक दो चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर जुड़े हुए मुद्दे को एक साथ देखने की कोशिश की। ठीक है, तो कागज पर एक व्यापक समझौता तो हो गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे समझौते पहले भी हुए हैं। असली चुनौती तो इन्हें लागू करने की होती है। और यहीं पर एक दिलचस्प चीज सामने आती है, बिलेम मिशन टू 1.5 डिग्री सी। मिशन शब्द से लगता है कि यह सिर्फ समझौता नहीं, कोई एक्शन प्लान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। इसे पिछले, मौजूदा और अगले कॉप की प्रेसिडेंसी यानी UAE, अजरबैजान और ब्राजील ने मिलकर लॉन्च किया है। अच्छा, तीनों ने मिलकर? हाँ, तिकड़ी ने। इसके पीछे की सोच ये है कि हर साल जब कॉप का अध्यक्ष देश बदलता है, तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं और काम की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये तिकड़ी ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 3 साल तक एजेंडा और एक्शन में एक निरंतरता बनी रहे। और इस मिशन का मकसद क्या है? ये हासिल क्या करना चाहता है? इसका फोकस 3 मुख्य चीजों पर है। उत्सर्जन में भारी कटौती करना, मतलब मिटिगेशन। जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव अब टाले नहीं जा सकते, उनके साथ जीना सीखना, यानी अडैप्टेशन। और इन दोनों कामों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश जुटाना, यानी इन्वेस्टमेंट। ये पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को जमीन पर उतारने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाने की कोशिश है। यहाँ कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन शब्द बार बार आ रहा है, और इसी से जुड़ी एक और पहल है ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर।
ये एक्सेलरेटर शब्द का बार बार आना एक पैटर्न दिखाता है। पिछले सम्मेलनों की आलोचना यही रही है कि बड़े बड़े वादे तो होते हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं होता। ऐसा लगता है कि ब्राजील ने इस आलोचना को गंभीरता से लिया है। बिल्कुल, ये एक्सेलरेटर शब्द का इस्तेमाल महज दिखावा नहीं है, ये एक सोच में बदलाव का संकेत है। कई विकासशील देशों के पास योजनाएं तो हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी ज्ञान, विशेषज्ञता या शुरुआती पैसा नहीं होता। ये एक्सेलरेटर इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये एक तरह का हेल्प डेस्क है जो देशों को उनकी योजनाओं को कागज से जमीन पर उतारने में मदद करेगा। एक मिनट रुकिए, पहले आपने ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर की बात की और अब एक नैप्स इम्प्लीमेंटेशन अलायंस का भी जिक्र है। नैप्स यानी राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं। क्या ये नौकरशाही को और जटिल बनाने जैसा नहीं है? मतलब एक ही काम के लिए दो अलग-अलग संस्थाएं बनाने का कोई खतरा नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जलवायु की दुनिया में उत्सर्जन कम करने यानी मिटिगेशन पर हमेशा ज्यादा ध्यान और पैसा मिलता है। हाँ, क्योंकि उसके नतीजे नापना आसान है। बिल्कुल, लेकिन बाढ़ से बचने के लिए दीवार बनाना या सूखे से निपटने के लिए नई फसलें उगाना यानी अनुकूलन, वो उतना ग्लैमरस नहीं माना जाता और उसे हमेशा कम फंडिंग मिलती है। इसलिए एक अलग अलायंस बनाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अनुकूलन को वो प्राथमिकता और पैसा मिले जिसकी उसे सख्त जरूरत है। ये दिखाता है कि दुनिया अब मान रही है कि हमें सिर्फ उत्सर्जन ही नहीं रोकना है, बल्कि जो बदलाव आ चुके हैं उनसे निपटना भी सीखना होगा। समझ गया। तो ये एक तरह से नजरअंदाज किए गए क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की कोशिश है। अब उस बात पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और जिसकी वजह से इसे फॉरेस्ट कॉप कहा जा रहा है। यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी यानी TFFF का जिक्र है और इसके साथ जुड़ा आंकड़ा तो दिमाग चकराने वाला है। 125 अरब डॉलर का फंड। वाह, ये पैसा आएगा कहां से और क्या ये असली है? ये वाकई एक गेम चेंजर पहल है। 125 अरब डॉलर का एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। इसका काम बहुत सीधा और कह सकते हैं क्रांतिकारी है। यह उन देशों को पैसा देगा जिनके पास उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, ताकि वे उन जंगलों को काटने के बजाय उन्हें बचाएं और बढ़ाएं। अच्छा। अब तक जंगल काटने में आर्थिक फायदा था, बचाने में नहीं। यह पहल उस पूरे समीकरण को पलट रही है। यह जंगलों द्वारा दी जाने वाली हवा, पानी और जैव विविधता जैसी सेवाओं को एक आर्थिक मूल्य दे रही है। लेकिन हमने पहले भी ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे बड़े फंड देखे हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। ये फंड उनसे अलग कैसे होगा? हम कैसे यकीन करें कि ये पैसा सही जगह पहुंचेगा और भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा? आपका संदेह बिल्कुल सही है और यही सवाल हर किसी के मन में था। इस फंड में एक ऐसा प्राविधान है जो इसे पिछले फंड से अलग बनाता है। इसमें साफ लिखा है कि कुल भुगतान का कम से कम 20% हिस्सा सीधे उन स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों IPNC के बैंक खातों में जाएगा जो हजारों सालों से इन जंगलों में रह रहे हैं और इनकी रक्षा कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये स्वीकार करना है कि वे जंगलों के सबसे अच्छे संरक्षक हैं। जब पैसा सीधे उनके हाथ में जाएगा तो जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। और विश्व बैंक इसका ट्रस्टी है जो एक और सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ये तो सच में एक बड़ा बदलाव है, स्वदेशी समुदायों को सीधे पैसा देना। अच्छा, जंगलों से जुड़ी एक और पहल का नाम है स्केलिंग जेरेड प्लस कोalition। ये TFF से कैसे अलग है? क्या ये दोनों एक ही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, TFF एक बहुत बड़ा केंद्रीय बैंक है जो सरकारों को बड़े पैमाने पर पैसा या लोन देता है। ठीक है। वहीं जेरेड प्लस कोalition एक तरह का इन्वेस्टमेंट मार्केटप्लेस है। ये सरकारों, कंपनियों, निवेशकों और समुदायों को एक साथ लाता है ताकि वे कार्बन क्रेडिट जैसे बाजार आधारित तरीकों से पैसा जुटा सकें। इसका लक्ष्य 2030 तक हर साल 3 से 6 अरब डॉलर जुटाना है। तो एक तरफ एक बड़ा फंड है और दूसरी तरफ बाजार को बढ़ावा देने वाला एक गठबंधन। दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है। तो मौजूदा जंगलों को बचाने के लिए तो ये बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन उस जमीन का क्या जिसे हम खेती के लिए पहले ही खराब कर चुके हैं? यहाँ से बात जमीन और खेती पर आती है और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो यानी राइस। हाँ, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट 30 लाख हेक्टेयर खराब हो चुकी कृषि भूमि को
फिर से उपजाऊ बनाने पर केंद्रित है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बंजर जमीन न सिर्फ हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि ये वायुमंडल में कार्बन भी छोड़ती है। इस जमीन को पुनर्जीवित करके हम एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं, खाद्य उत्पादन बढ़ाना और कार्बन को सोखना। और इसके लिए पैसा जुटाने का तरीका भी कुछ अलग है। यहाँ मिश्रित वित्त या ब्लेंडेड फाइनेंस का जिक्र है। ये क्या होता है? ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए, निजी निवेशक अक्सर कृषि या भूमि सुधार जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें इसमें जोखिम ज्यादा लगता है। सही बात है। मिश्रित वित्त में सरकार या कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक थोड़ा सा पैसा लगाकर उस जोखिम का एक हिस्सा अपने ऊपर ले लेता है। यह देखकर निजी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वे कई गुना ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एक तरह से सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके निजी क्षेत्र से भारी निवेश आकर्षित करने की तकनीक है। और जाहिर है इस पहल के साथ भी एक राइज एक्सेलरेटर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये फिर से उसी पैटर्न को दिखाता है। विचार सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का है कि वह पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। इस एक्सेलरेटर का समन्वय FAO, वर्ल्ड बैंक, CGIAR और G20 लैंड रेस्टोरेशन इनिशिएटिव जैसी दुनिया के सबसे बड़ी कृषि और भूमि विशेषज्ञ संस्थाएं कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ब्राजील का एक किसान दुनिया की सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक सलाह और तकनीक तक पहुंच पाएगा ताकि वो अपनी जमीन को बेहतर बना सके। तो इन सभी दस्तावेजों और पहलों को एक साथ देखने के बाद अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटें, तो क्या COP30 वाकई एक मोड़ था? ऐसा लग रहा है कि चर्चा क्या करना है से हटकर कैसे करना है पर आ गई है। हर पहल के साथ एक वित्तीय मॉडल और एक कार्यान्वयन तंत्र जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष यही है, कागज पर यह निश्चित रूप से एक बड़ा मोड़ है। 125 अरब डॉलर के TFFS से लेकर राइज एक्सेलरेटर तक हर जगह सोच में एक व्यावहारिकता दिखती है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। इन सभी महत्वाकांक्षी पहलों की सफलता पूरी तरह से दो बातों पर निर्भर करेगी। और वो क्या है? पहला, क्या वादा किया गया पैसा वास्तव में और समय पर आता है? और दूसरा, उस पैसे को खर्च करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और जवाबदेह होती है। घोषणाएं करना एक बात है, जमीन पर नतीजे देना बिल्कुल दूसरी। और ये हमें एक बहुत ही अहम विचार के साथ छोड़ जाता है। जब इतने